राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब की भूमिका। बाबा साहब के विचारों से कामगारों की समस्या का स्थायी समाधान कैसे हासिल किया जा सकता है। आज 15 अगस्त, आज ही के दिन बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मुंबई में एस्टैब्लिश की। यह पार्टी लैंडलेस, पुअर टेनेंट्स, एग्रीकल्चरलिस्ट एंड वर्कर्स की प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए बनाई थी। बाबा साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन का मैनिफेस्टो दिया और बाबा साहब ने उनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताए। यह पार्टी पहले डिप्रेस क्लास के लिए बनी थी, लेकिन इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट है वह सभी वर्गों के लिए थे, सभी वर्गों के लिए थे। बाबा साहब ने सभी कामगार वर्गों को इसमें शामिल होने की अपील की थी। उस वक्त के इंग्लिश डेली न्यूज में पेपर में 1936 में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में उस पेपर में कहा, न्यूज़पेपर ने कहा, हमारा मत है कि पॉलिटिकल पार्टी की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ILP यह जीवन समृद्ध करने के दृष्टि से और देश के भविष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत काम में आएगी। समाजवाद की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी के पास कामगारों के लिए प्रोग्राम नहीं है। 80% कामगार जनहित के लिए प्रोग्राम न होकर ब्राह्मणशाही, बड़े जमींदार और कैपिटलिस्ट के हितों को लेकर होते थे, लेकिन इंडियन अलायंस मूवमेंट यह बाबा साहब के विचारों की आइडियोलॉजी की प्रोग्राम लेती है। 1935 के कानून के अनुसार हर एक प्रांत को स्वायत्तता मिलने की वजह से नए रूल शुरू होने वाले थे। भारत में सिर्फ एक सत्ताधारी और एक विरोधी, ऐसे दो ही पक्ष होना चाहिए थे, ऐसे बाबा साहब कहते थे। बाबा साहब ने बनाई ILP, यह भारत के कामगारों की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। 1990 में बना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह 1946 में यूनाइटेड नेशन की पहली विशेष एजेंसी है। भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यह दुनिया का सबसे बेस्ट मैनिफेस्टो है। ILP ने राष्ट्रीय लेवल पर नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रॉब्लम पर अपने इंपॉर्टेंट विचार व्यक्त किए। इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समान कोई भी पार्टी सुसंगठित और नियमबद्ध नहीं है। बाबा साहब को पता था कांग्रेस यह ब्राह्मणवादी, भांडवलदार और जमींदारों की राजकीय संगठन थी। सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए जो दलित तस्करी है, उनकी भी एक स्वतंत्र राजकीय संगठन रहे बिना हमें न्याय नहीं मिलने वाला। यह बाबा साहब जानते थे। लेबर का जीवन मार्ग यह राजकीय परिस्थिति से बना हुआ होता है। पॉलिटिकल पावर जिसके हाथों में होता है, उन्हें ही अपने आशा आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पॉलिटिकल सेंस के बिना उस सोसाइटी का अस्तित्व हमेशा धोखे में रहता है और वो समाज अपने हक अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकता। ILP जिसका स्वरूप
निधर्मी, समाजवादी और लोकशाही मूल्य पर आधारित है। इस पार्टी में तात्विक, वैचारिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फाउंडेशन था। कामगारों की स्वतंत्रता यही सेंट्रल मध्य बिंदु भी था। इसीलिए महाराष्ट्र में पॉलिटिकल, सोशल एंड कामगार, कष्टकरी, भूमिहीन, खेत मजदूरों को न्याय मिला। भारत में वतन प्रथा में महार यह बंधुआ मजदूर होता था। थोड़े से जमीन के बदले में महारों को पूरे गांव का श्रम करना पड़ता था। भारत में खेती पद्धति इतनी भयंकर थी कि किसान जब अपनी ही जमीन पर जो बहुत कड़ी मेहनत करता था, उसी जमीन को जमींदार छीन लेता था। मतलब आयता बिळावर नागोबा। बाबा साहब कहते हैं, एक खून चूसने वाला और एक खून चूसने वाला, सहन करने वाला, इनकी मित्रता कैसे हो सकती है? 80% लोगों के खून का पानी हो रहा था। इनका जीवन सुखी करना ही राजकारण है। कामगारों में पॉलिटिकल सेंस आना बहुत जरूरी था। उसके लिए पॉलिटिकल एजुकेशन मिलना जरूरी था और पॉलिटिकल पावर का एहसास होना बहुत जरूरी था। इसीलिए बाबा साहब ने 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से चुनाव लड़ा। 17 फरवरी 1937 में 17 उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवार चुनकर आए। इसमें बाबा साहब के पीपल्स क्लास के पार्टी की नीति का अभूतपूर्व ऐसा विजय था। इससे कामगारों में बाबा साहब के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ा। जब बाबा साहब शपथ लेने वाले थे तो उन्होंने गीता पर हाथ रखने से मना किया। उन्होंने कहा, गीता पे हाथ रखना मतलब लोकशाही के मूल्यों को खत्म करना होगा। उन्होंने गीता पे हाथ न रखते हुए उन्होंने ऐसी ही शपथ ली। बाबा साहब ने 1937 में मुंबई विधिमंडल में खोदी जमींदारी पद्धति खत्म करने वाला भारत का पहला बिल पेश किया। इस बिल में गांव की सेवा के बदले उन्हें उस जमीन से बेदखल ना करे जो जमीन उन्हें काम के बदले में मिली है। बाबा साहब ने सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट से मदद ली थी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि वह पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन ब्राह्मणवाद को खत्म करना नहीं चाहते थे। जबकि बाबा साहब पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों ही देश के दुश्मन मानते थे। ILP यह 1936 का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन बनने वाला मैनिफेस्टो है। इसमें नया सुधार, विषयक धोरण, आर्थिक धोरण, करधारा पद्धति धोरण, सामाजिक सुधारणा, ग्राम संगठना, शिक्षण, राज्य कारभार ऐसे विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर बाबा साहब काम करने वाले थे। 1938 में जब 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने स्ट्राइक किया, उसका नेतृत्व बाबा साहब ने किया। तब बाबा साहब ने कहा, कामगारों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे और सत्ता अपने हाथों में ले ले। स्ट्राइक करना यह कामगारों का मौलिक अधिकार है। कांग्रेस ने जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया और स्ट्राइक को आपराधिक श्रेणी में डाल दिया, तब कामगारों ने कहा कि यह ब्लैक लॉ है। तब बाबा साहब ने कहा, स्ट्राइक करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। कामगारों के इच्छा के विरुद्ध काम करना उसे दाग बनाना है। जब हर मनुष्य को स्वतंत्रता
अधिकार है तो स्ट्राइक करना भी स्वतंत्रता का अधिकार है। बाबा साहब कहते हैं इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट होता है वह सिर्फ कैपिटल से नहीं होता तो कामगारों के पसीने से भी होता है। तो कामगारों को इक्वालिटी नहीं इक्विटी चाहिए। जब 1942 में बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने तब बाबा साहब ने कामगारों को मौलिक अधिकार दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, लेबर कमीशन, नेशनल थर्मल पावर कमीशन, दामोदर वैली कमीशन, फाइनेंस कमीशन, भाखरा नांगल, हीराकुंड डैम, ऐसे महत्वपूर्ण काम बाबा साहब ने किए। बाबा साहब ने 10 बिल पास किए। द कोल माइन सेफ्टी स्टोरिंग बिल, द फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल, द फैक्ट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल, वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल, द इंडियन माइंस अमेंडमेंट बिल, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, मीका माइंस वेलफेयर बिल, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल, टी मतलब चाय कंट्रोल अमेंडमेंट बिल। इसमें बाबा साहब ने 14 घंटे के 8 घंटे किए। 5.5 फीट के नीचे महिलाओं को काम करने से मना किया। धनबाद, रानीगंज जैसे माइंस में जो 400 फीट के नीचे जाकर बाबा साहब ने लोगों से उनके हालात पूछताछ करते थे और फिर रिपोर्ट बनाते थे। आज के नेता जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और बैठे बैठे बिल बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना करते थे। बाबा साहब ने टीएडीए मजदूरों को दुर्घटना बीमा, मीका मजदूर को फंड की व्यवस्था की, पुरुषों के बराबर महिलाओं को वेतन दिया, मेडिकल लीव, ऐसे बाबा साहब ने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन दिया। बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन के बारे में भी कहा। यह ट्रेड यूनियन 1926 में बना, लेकिन मालिकों द्वारा श्रमिक संगठन के मान्यताओं को अनिवार्य बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 में बाबा साहब ट्रेड यूनियन बिल लेकर आए ताकि फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियन को मान्यता दे। ट्रेड यूनियन यह वर्कर के बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच, एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच, एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन के बीच एंड वर्कर से वर्कर के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनी थी। इस ट्रेड यूनियन के द्वारा मजदूरों को सेंट्रल में 50% एंड स्टेट में 30% गवर्नमेंट बनाने को कहा बाबा साहब ने। 80% मजदूरों को होने से सांसदीय प्रणाली में मजदूरों की गवर्नमेंट होनी चाहिए